नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे मुंबई के रहने वाले एकांत जी ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, कब्रिस्तान की वो खौफनाक रात। ये कहानी है न्यू ईयर या पाश्चात्य नव वर्ष से सिर्फ कुछ घंटे पहले की। प्रीतम, गोमुख, वीर और प्रिंस न्यू ईयर में मज़े करने निकल पड़े थे तो सभी 16 और 17 उम्र के ही, पर फिर भी गाड़ी चला रहे थे, सिगरेट और शराब पी रहे थे। ये गाड़ी थी प्रिंस की, जिसके पिता एक व्यापारी थे। क्योंकि प्रिंस उनका इकलौता बेटा था, इसलिए उसे काफ़ी लाड प्यार से बड़ा किया गया था। इतना प्यार कि वो काफ़ी बिगड़ गया था और अपने इस प्यार में उसके माता पिता को उसके अंदर कोई ऐब भी नहीं दिखते थे। काफ़ी हद तक प्रिंस के तीनों दोस्तों का भी यही हाल था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि इनके माता पिता प्रिंस के माता पिता से थोड़े सख्त थे। प्रीतम इन चारों के समूह का नेता था। नेतागिरी का गुण तो उसमें प्राकृतिक रूप से था। वो निडर और समझदार लड़का था। मुसीबत के समय उसमें ठंडे दिमाग से काम लेने की खूबी भी थी। दिखने में अच्छा खासा गोरा और सुंदर और सुडौल शरीर का था। गोमुख चारों दोस्तों में सबसे शरीफ किस्म का था। वो इन सभी में से थोड़ा सा मोटा और कम फुर्तीला था। वो इन तीनों के साथ कैसे आ गया, ये एक राज ही है। वीर को एक रैपर बनना था। वो हमेशा ही हुडी पहने रहता था और रात भर अपने रैप गीत पर काम करने के कारण उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे हो गए थे। वहीं प्रिंस अपनी ही नाम की तरह ही किसी राजकुमार की तरह नाज और नखड़े वाला था। प्रीतम, गोमुख और वीर यही बोलकर अपने अपने घरों से निकले थे कि न्यू ईयर पर वो प्रिंस के घर पर ही पार्टी करेंगे। पूरी आवाज में जोरों से गाना बजाते हुए चारों बस यहाँ से वहाँ अपनी कार में भटक रहे थे। तभी दूर से उन्हें एक कब्रिस्तान दिख गया और चारों का खुराफाती दिमाग चल पड़ा। थ्रिल पाने के लिए चारों ने ही फैसला लिया कि वे कब्रिस्तान जाएंगे, क्योंकि यही समय था भूतों का। तब रात के करीब 11:15 हो रहे थे। कब्रिस्तान दीवारों से घिरा हुआ था। उसके 2 द्वार थे, एक आगे और एक पीछे की तरफ। दोनों द्वार ही भूतिया फिल्मों के लोहे की मोटी मोटी रॉड से बने बड़े द्वार थे। इन चारों को ये पता था कि इस कब्रिस्तान की रखवाली के लिए एक रखवाला भी है, इसलिए उससे बचकर ही अंदर जाना होगा। इसलिए प्रिंस ने कब्रिस्तान से कुछ 20 मीटर की दूरी पर अपनी गाड़ी रोककर खड़ी कर दी, ताकि उनकी गाड़ी की आवाज़ से रखवाला सचेत ना हो जाए। चारों ही गाड़ी से उतरकर एक के पीछे एक दबे पांव कब्रिस्तान की ओर चल दिए। सभी के चेहरे पर हल्की सी शैतानी मुस्कान थी और उत्सुकता तो साफ साफ टपक रही थी। चारों ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए और कब्रिस्तान की दीवार के समक्ष ऐसे खड़े हो गए मानो चारों ही कोई बड़े सेनापति हो जो एक अजय किला पर चढ़ाई करने वाले हो। कब्रिस्तान की दीवार कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं थी इन चारों जाबाजों के सामने। वो दीवार महज 3 मीटर ऊंची थी और ये चारों भी 2 मीटर से महज कुछ सेंटीमीटर ही कम थे। गोमुख और वीर
अपने अपने घुटनों पर बैठ गए और उन दोनों ने प्रीतम और प्रिंस को अपने अपने कंधों पर उठा लिया, जिसके कारण प्रीतम और प्रिंस आसानी से दीवार के ऊपर चढ़ गए। फिर प्रीतम और प्रिंस ने गोमुख और वीर को भी दीवार पर चढ़ा लिया। अब समस्या थी नीचे उतरने की, वो भी बिना किसी आवाज किए। इसका उपाय भी इन चारों के शैतानी दिमाग ने सोच लिया था। वीर और प्रिंस ने अपनी जैकेट नीचे जमीन पर बिछा दी और दोनों ही उसी पर कूद गए। जैकेट मोटा था, इसलिए उनके ऊपर कूदने से कोई आवाज नहीं आई। फिर वीर और प्रिंस दीवार से सटकर खड़े हो गए और गोमुख और प्रीतम उनके कंधों पर बैठकर उतर गए। चारों ने ही अपने आसपास नजर दौड़ाई, पर उन्हें किसी भी जीव के वजूद का एहसास नहीं हुआ। हर तरफ केवल कब्र, जंगली घास और हल्का सा कोहरा था। चांद की चांदनी तो थी, पर बादलों के पर्दे के कारण वो किसी खराब बल्ब की भांति जल बुझ रही थी। दीवार के परे सड़क किनारे जो स्ट्रीट लाइट लगी थी, उसकी रोशनी कब्रिस्तान के भीतर तक आ रही थी, जिस कारण देख पाने में अधिक समस्या नहीं थी। पर उस रोशनी की भी एक सीमा थी और कब्रिस्तान में आगे जाने पर रोशनी धीरे धीरे घटने लग जाती थी। सन्नाटा इतना कि चारों एक दूसरे के दिल की धड़कन की आवाज साफ साफ सुन पा रहे थे, जो भूत को देखने की उत्सुकता के कारण जोरों से धड़क रही थी। माहौल को डरावना बनाने वाली बस एक ही आवाज थी, जो थी पास के वृक्ष पर बैठे किसी उल्लू की। वो लंबे विराम के साथ अपनी डरावनी आवाज निकालता। पर चारों के सर पर शराब और जवानी का हल्का सा नशा था, जिस कारण उन्हें ये सब बिल्कुल भी डरावना ना लगा। वो अपने आसपास के कब्रों को टटोलने लगे और उन्हें एक बड़ी सी कब्र मिल गई, जो किसी रईस व्यक्ति की थी। वो कब्र सफेद संगमरमर की थी, पर उसकी सफेदी जा चुकी थी और दरारें आ चुकी थी। चारों ही दोस्त उस कब्र के आसपास बैठ गए और फिर गोमुख ने अपने स्मार्टफोन पर एक ऐप खोला और चारों ही उस रईस व्यक्ति की रूह को बुलाने लगे। वो चारों इस काम में इतने मग्न थे कि उन्हें दौड़ने की और कुत्तों के भौंकने की आवाज ने चौंका दिया। फिर एक और जोरदार आवाज सुनाई दी उन्हें, रुक जा वहीं, नहीं तो काट डालूंगा। ये सुनकर सभी इतने भयभीत हो गए कि डर के मारे कब्र के पीछे जा छुपे। चारों को लगा कि शायद रखवाले ने उन्हें पकड़ लिया है। झांक कर देखा तो उस मंजर को देख उनकी पैंट बस गीली होते होते रह गई। उन्होंने देखा कि करीब 10 से 15 मीटर की दूरी पर एक बच्चा, जो करीब 8 से 10 वर्ष के बीच का होगा और जिसने पठानी कुर्ता और पैजामा पहने रखा है, वो बुरी तरह से दौड़े जा रहा है। उसके पीछे 3 बड़े कुत्ते थे, जो शायद मिश्रित नस्ल के आवारा कुत्तों के वंशज थे। वो उस बच्चे का ऐसा पीछा कर रहे थे जैसे भेड़िया हिरन के पीछे हो, और उनके पीछे एक करीब 50 से 60 वर्ष का व्यक्ति था, जिसकी लंबी और सफेद दाढ़ी और बाल थे। हाथ में एक लंबी और मोटी सी लकड़ी का लाठी था। उस व्यक्ति ने एक सफेद कुर्ता और धोती पहने रखा था। वो व्यक्ति देखने में बेहद डरावना था। आंखों में उसने सुरमा था
और ऊपर से उसके चेहरे पर अपार क्रोध था। वो बिल्कुल किसी भूतिया फिल्म के मध्यकालीन जल्लाद की तरह दिख रहा था। देखते ही देखते वो कुत्ते उस बच्चे पर कूद पड़े और अपने नुकीली दांतों को उसके हाथों और पैरों पर गड़ाकर उसे दबोच लिया। फिर बड़ी बेरहमी से उसे नोचने और फाड़ने लगे। उस बच्चे की दर्द भरी चीखों ने पूरे कब्रिस्तान को हिला कर रख दिया। ये दृश्य इतना भयानक लगा इन चारों को ही कि इन सब की हल्की सी चीख निकल गई। किस्मत से उस बच्चे की चीखों में उनकी आवाज दब गई। तभी वो खौफनाक व्यक्ति भी उस बच्चे और कुत्तों के पास आ गया। उसने उन कुत्तों को उस बच्चे को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही कुत्तों ने उस लहूलुहान बच्चे को छोड़ा, उसी पल उस जल्लाद जैसे व्यक्ति ने अपनी लठों से जोरदार वार किए उस बच्चे पर। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि बच्चे का खून हवा में उछल गया और उस बच्चे की हड्डी टूटने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दी। चारों खौफ के मारे वहीं जड़ हो गए। उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी की फिल्म सी उन्हें नजर आ गई थी। बस कुछ सेकंड्स में ही उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ आना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और शायद इसी कब्रिस्तान में वे दफन हो जाएंगे। पर शायद किस्मत इन चारों पर काफी मेहरबान थी। वो डरावना व्यक्ति उस बच्चे के शरीर को अपने कंधे पर डालकर उसी दिशा में मुड़ गया जहां से वो आया था। फिर उसके कुत्ते भी उसके पीछे चले गए और वो सभी रोशनी के परे कब्रिस्तान के उस अंधेरे इलाके में कहीं लुप्त हो गए। उनके जाने के कुछ मिनट बाद जब चारों को तसल्ली हो गई कि वो जल्लाद नुमा व्यक्ति अब जा चुका है, तब भयभीत गोमुख ने बोला, देखा तुम सभी ने, वो आदमी बड़ा ही खतरनाक है। वो हम चारों को मार देगा। इससे पहले कि हम सब पकड़े जाए, चलो चलते हैं यहाँ से जल्दी। ये सुनकर वीर और प्रिंस ने भी हामी देते हुए कहा, हाँ भाई चलो चलते हैं यहाँ से। इस पर प्रीतम, जिसके चेहरे पर भय और उलझन दोनों के मिश्रित भाव थे, वो गंभीर होते हुए बोला, पर वो लड़का, उसका क्या? तो प्रिंस ने कहा, जाने दे उसे, पहले हमें अपनी जान की सोचनी चाहिए। जिस तरीके से उस साइको ने उस बच्चे को मारा है, उससे तो तय है कि वो बच्चा पक्का मर ही गया होगा। तब वीर ने कहा, हाँ प्रीतम, प्रिंस सही कह रहा है, चलते हैं यहाँ से। रही बात उस बच्चे की, तो यहाँ से निकलकर पुलिस को बता देंगे सब कुछ। इस पर प्रीतम ने विरोध में कहा, हाँ और क्या बताएंगे हम पुलिस को कि हम चारों अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे थे, वो भी शराब पीकर, और उसके बाद हम सभी गैर कानूनी तरीके से कब्रिस्तान में दाखिल भी हुए। अरे हमारे माता पिता तो हमारी जान ले ही लेंगे और फिर हम कॉलेज से निकाले जाएंगे, वो तो अलग। ऊपर से क्या पुलिस हमारी बात पर यकीन करेगी? पुलिस तो यही सोचेगी कि नशे की हालत में हम कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। इस कब्रिस्तान का ये रहस्य हमें ही सुलझाना होगा। इस पर प्रिंस बोला, भाई तो तू चाहता क्या है? हम सभी हीरो की तरह उस बच्चे की जान बचाए, और यदि वो मर गया तो सबूत इकट्ठा करे, उसे इंसाफ दिलाए। भाई मुझे माफ करना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं एक अनजान बच्चे के लिए मरना नहीं चाहता। उस जल्लाद के वो बड़े और भयानक कुत्ते देखे हैं ना तूने? अगर वो हमें पकड़ ले तो जल्लाद तो हमारी बोटी बोटी कर हमें उन कुत्तों को खिला देगा, या फिर किसी
कब्र में ही दफन कर देगा। तरीका जो भी हो, हम खुद रहस्य बनकर रह जाएंगे। इस पर हमारे माता पिता गम के मारे मरेंगे, वो अलग। ये सुन प्रीतम गुस्से में बोला, तो क्या उस बच्चे के माता पिता नहीं हैं? वो भी तो उसके लिए ठीक वैसे ही रोएंगे जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए। क्या उनका दुख अलग होगा? नहीं, उल्टा हमसे कहीं अधिक होगा। वो बच्चा अभी छोटा है और उसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो उस बच्चे के माता पिता जीवन भर अपने बच्चे की खोज में तड़पते रहेंगे, और ऊपर से हमारा ज़मीर वो हमें अलग धिक्कारेगा। क्या तुम सब पूरी जिंदगी इस बोझ के साथ जी सकोगे? मैं तो नहीं। मैं तुम सभी को फोर्स नहीं करूँगा, ये तुम्हारी जिंदगी है। जो मेरे साथ आना चाहे आ जाए, बाकी जिसे जाना है वो वापस घर चला जाए। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रीतम ने सबकी शक्लों को देखा। सबकी नजरें झुकी हुई थी और चेहरे पर शर्म के भाव थे। प्रीतम समझ गया कि किसी को साथ में नहीं आना था। वो अकेले ही चला गया वहां से, बिना किसी से एक शब्द कहे। वो तीनों वहीं बुत बने उसे अपनी मौत की तरफ जाता हुआ देखते रहे, जब तक कि वो उस कोहरे में विलीन नहीं हो गया। प्रीतम के पैर कांप तो रहे थे आगे बढ़ने के लिए, पर उस बच्चे की दर्द भरी चीखें उसके थमते पैरों को चलाती रही। अब तक वो कोहरा काफी घना हो चुका था और प्रीतम बड़ी मुश्किल से अपने आसपास कुछ देख पा रहा था। कई बार तो वो कब्रों से टकराते टकराते बचा। उस विशाल कब्रिस्तान में करीब 15 मिनट चलने के बाद उसे एक मकान जैसी चीज दिखी। कब्रिस्तान के अन्य भागों के मुकाबले वहां हवाएं चल रही थी, जिस कारण वहां कोहरे की परतें कम थी और प्रीतम देख पा रहा था दूर तक। वो मकान लकड़ी का बना एक पुराना मकान था और काफी बड़ा। सामने के कक्ष में प्रीतम बल्ब जलते हुए देख पा रहा था और खिड़की से ही उसे वो जल्लाद दिखा। उसे देख प्रीतम झट से झाड़ियों के पास छुप गया। फिर वो तीनों यमदूत रूपी भयानक कुत्ते भी कहीं दिख नहीं रहे थे। ये काफी बड़ी समस्या थी, क्योंकि यदि वो बालक जीवित है तो उसके पास अधिक समय नहीं है, उसे फौरन इलाज की जरूरत है। वहीं यदि वो बालक मर गया है तो अब तक तो उस जल्लाद ने सबूत मिटाना भी शुरू कर दिया होगा। ऐसे में इस कब्रिस्तान के रहस्य को सुलझाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। प्रीतम वहां खड़ा अपनी कमजोरी को कोसते हुए कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उस हाथ के स्पर्श के साथ ही प्रीतम के शरीर में झुरझुरी उठ गई और जैसे ही उसने मुड़कर अपनी मृत्यु के दर्शन करने चाहे तो वो खुशी और आश्चर्य के मारे चौंक उठा। ये उसके तीनों मित्र थे। गोमुख बोला, हम तुझे ऐसे अकेले ही जाने नहीं दे सकते, इसीलिए तेरी सहायता के लिए हम आ गए हैं। फिर प्रिंस बोला, तूने जो कहा उसके बाद मुझे वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपनी नज़रों में ही गिर जाता। और अंत में वीर बोला, जो मुश्किल के समय अपने दोस्त और इंसानियत को छोड़ दे वो तो कभी रैपर बन ही नहीं सकता। सभी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। फिर प्रिंस बोला, तो क्या वो जल्लाद इसी मकान में है? कुछ योजना है तेरे पास या बस ऐसे ही मरने आ गया? तो प्रीतम ने कहा, हाँ, वो इसी मकान में है। योजना तो यही थी कि जब वो जल्लाद कहीं और मशरूफ हो जाएगा तो मैं उसके घर में
घुस जाऊंगा, पर वो तो मुख्य द्वार के पास ही है, अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। फिर वो तीनों कुत्ते भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इस पर गोमुख बोला, शायद उनको मकान के पीछे बांध कर रखा हो। तो प्रीतम कुछ सोचते हुए बोला, यानी इस मकान में ना तो आगे से प्रवेश कर सकते हैं और ना ही पीछे से। बहुत मुश्किल काम है। कुछ समय तक अपना सर खुजलाते हुए सोचने के बाद प्रीतम बोला, ठीक है, तो योजना ये है। प्रीतम ने सभी को अपनी योजना बता दी। कुछ समय बाद वीर दबे पांव सभी से अलग हो गया और मकान के पीछे के हिस्से में चला गया। वहीं कुछ दूर पेड़ थे और वो उन्हीं पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अंदाजे के मुताबिक वे कुत्ते मकान के पीछे ही बंधे हुए थे। वीर ने अपनी जेब से कंकड़ उठाए और निशाना लगाकर कुत्तों को मारता गया। हमला पाते ही वे कुत्ते क्रोधित हो उठे और वीर की दिशा में ही भौंकने लगे, पागलों की तरह। कुत्तों का शोर सुनकर हैवान भी गुस्से से बाहर निकला। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे में कुल्हाड़ी। जैसे ही वो जल्लाद रूपी राक्षस मकान के पीछे गया, वैसे ही प्रीतम, गोमुख और प्रिंस मकान के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाते ही बड़ी फुर्ती से उन्होंने पहले तो एक द्वार बंद किए और एक एक कर सभी खिड़कियां भी। फिर मकान के अन्य भागों में जाकर उन्होंने सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और लग गए खोज में। उस मकान में खून का एक कतरा भी नहीं था। सब कुछ ऐसे साफ था मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं हो। खोज करने के लिए तीनों ही विभाजित हो गए और मकान के अलग अलग हिस्से देखने लगे। प्रिंस किचन में गया और सब कुछ बारीकी से टटोल कर देख ही रहा था कि उसे फर्श में एक खोखला हिस्सा मिला। उसने कान लगाकर सुना तो उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। वो समझ गया कि वो बालक अब भी जीवित है और नीचे तह खाने में है। प्लास्टिक के उस कालीन को प्रिंस ने किचन में रखे चाकू की सहायता से काट दिया और फिर उसे वहां तहखाने का द्वार दिखा जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने द्वार उठाना चाहा, पर बाहर से उस हैवान की बिजली से कड़कती आवाज सुनाई दी, कौन है अंदर? जो भी है अभी के अभी बाहर आओ, फौरन। एक पल के लिए खौफ ने प्रिंस को लकवा मार दिया, पर फिर भी हिम्मत करते हुए उसने उस द्वार को उठाने का प्रयास किया, पर वो द्वार काफी भारी था। वहीं दूसरी तरफ वो बुढ़ा दरवाजे को पीटता रहा और उसे खोलने की नाकाम कोशिश करता रहा। थक कर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने वृद्ध पर बलशाली हाथों से उस दरवाजे को मारता गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो दरवाजा कुछ पल में ही खुलकर गिर गया। पर फिर उस बुढ़े ने अंदर जो देखा उसे देखकर उसके मुंह से खौफ के मारे निकल पड़ा। अल्लाह! बुढ़े ने देखा कि वो बालक उस तहखाने से निकल चुका था और उसका हाथ प्रिंस की छाती के आर पार था। उस बालक की पीठ उस समय उस बुढ़े की तरफ थी और बुढ़े के मुंह से निकले लफ्ज सुनकर उस बालक ने अपनी गर्दन किसी उल्लू की तरह पीछे घुमा दी और सनक भरी मुस्कान के साथ बोला, अब्बू, आप आ गए। फिर प्रिंस के शरीर को एक तरफ उछालकर वो अपने हाथ पर लगे प्रिंस के रक्त को किसी बिल्ली की तरह चाटते हुए बोला, बहुत भूख लग रही थी अब्बू। आज तो खाने के लिए बहुत कुछ है अब्बू।
और तभी दौड़ते हुए प्रीतम और गोमुख आ गए। उन्होंने लहूलुहान प्रिंस के शरीर को दीवार में धंसा हुआ पाया और उस बालक के हाथ में रक्त देखकर उन्हें पहले तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि ये काम इसी बच्चे का है, पर उस बच्चे की काली और भयानक आंखों से उन्हें सब समझ आ गया। प्रीतम और गोमुख को वहीं बुत बना खड़ा देख वो वृद्ध बोला, यहाँ खड़े मत रहो बच्चों, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये शैतान है। फौरन जाओ यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेगा। ये सुनते ही मानो दोनों को होश आया और वो दोनों मकान के बाहर भाग गए। उनका मन नहीं किया प्रिंस को वहीं अकेले छोड़ने का, पर फिर उनके पास चारा भी क्या था। दोनों को भागता जाते देख वो बालक किसी मासूम बच्चे की तरह बोला, अब्बू आपने ये क्या किया? अब मैं क्या खाऊंगा? हाँ, आपकी वो टांग बड़ी लजीज लग रही है, उसे मैं तंदूर में भूनकर खाऊंगा, ठीक जैसे अम्मी बनाकर खिलाती थी। ये कहकर वो बालक किसी भूखे भेड़िए सा उस वृद्ध पर कूद गया। वृद्ध ने समय रहते ही अपनी कुल्हाड़ी चलाई और अपना बचाव किया। कुछ समय तक दोनों में एक रोमांचक लड़ाई चलती रही, पर फिर उस वृद्ध ने उस बालक के हाथ को काट दिया। वो बच्चा वहीं गिर गया दर्द से तड़पते हुए, पर अचानक ही उसका नया हाथ उग गया, जैसे उसका हाथ कभी कटा ही नहीं था। वहीं उस बालक का कटा हाथ अब अपने आप हिलने लगा। वो छलांग मारता हुआ हवा में उछला और उसने सीधे उस वृद्ध की गर्दन पकड़ ली। उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि देखते ही देखते उस वृद्ध की शकल सफेद पड़ने लगी। उसका दम घुट ही गया था कि तभी एक कुत्ता आया और अपने मुंह से उस हाथ को दबोच लिया। उस वृद्ध के तीनों वफादार कुत्ते अब तक वहां पहुंच चुके थे। उनके साथ वीर भी था, जिसने दूर से ही ये भयानक चीजें देख ली थी। वो दौड़ता हुआ गया और उस वृद्ध को अपने साथ उस मकान में ले गया। वहीं वो बालक अपनी शक्ल पर मासूम मुस्कान लिए कभी वृद्ध तो कभी वीर को देख रहा था, तो कभी उसी की तरफ खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कुत्ते को देख रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो सोच रहा है कि किसके साथ खेलने में अधिक आनंद आएगा। मकान में प्रवेश करते ही वीर ने पाया कि प्रीतम और गोमुख एक कमरे में छुपकर ये सब देख रहे थे। वो अपने साथ प्रिंस को भी ले आए थे, जो अब तक जिंदा था। वीर उस वृद्ध को वहीं ले गया। उन सभी को देख वृद्ध गुस्से में बोला, तुम सब हो कौन आखिर? तुम्हारी वजह से ये शैतान आजाद हो गया है। गोमुख डरते हुए बोला, वो तो हम यहाँ मजे के लिए आए थे अंकल, फिर हमने आपको उस बच्चे को बुरी तरह मारते देखा तो हमें लगा कि आप बुरे आदमी हो। हम इस कब्रिस्तान का रहस्य जानने के लिए आए थे। वृद्ध गुस्से में बोला, तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की वजह से आज हम सब तो मरेंगे ही, साथ ही पूरा शहर भी मारा जाएगा। प्रीतम बोला, पूरा शहर? अंकल, आखिर ये क्या बला है और आप कौन हैं? ये सब क्या हो रहा है? ये प्रश्न सुनकर वृद्ध थोड़ा शांत हुआ और बोला, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूं, पर पहले तुम्हारे इस दोस्त की मरहम पट्टी जरूरी है। ऐसा करो, उसे उस कमरे में ले जाओ, वहां फास्ट एड किट है।
ये सुनते ही वीर वहां जाकर फर्स्ट एड किट ले आया और उस वृद्ध ने प्रिंस की मरहम पट्टी कर दी। और इसी बीच बाहर से उन वीर कुत्तों की और उस बालक की घमासान लड़ाई की आवाजें भीतर तक आ रही थी, जिसे सुनकर सभी खौफ के मारे कांप रहे थे। सबसे ज्यादा डरावना था उस बच्चे की दिल दहला देने वाली चीख, और ठीक उसी के बाद उसका ठहाका लगाकर हंसना। वहीं सबसे दुखद था उस वीर और वफादार कुत्ते की दर्द भरी करुणा भरी चीखें। उसे सुन उस वृद्ध सहित सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वृद्ध उठकर बाहर जाकर अपने प्यारे कुत्ते को बचाना चाहता था, पर उसके पैर जवाब दे रहे थे। वह अपने वफादार कुत्तों को इन यातनाओं को सहते हुए देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मरहम पट्टी कर वो वृद्ध बोला, मेरा नाम रज़ाक पठान है और मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। पुश्तों से मेरे खानदान ने इस कब्रिस्तान की रखवाली की थी और इसी वजह से मैंने भी यही काम चुन लिया। ये कब्रिस्तान अन्य कब्रिस्तानों से थोड़ा अलग था। यहाँ कुछ तो था जो रूहों को अपनी ओर खींचता है। इसलिए बचपन से उन सब से सामना होने की वजह से मुझे उनसे कभी डर नहीं लगा और मैं बिना किसी खौफ के यहाँ काम करता रहा। पर बच्चों, खौफ बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने हम इंसानों को ये एहसास दिया है, वो बेवजह नहीं दिया है। और ऐसे ही मेरा सामना सनोबर से हुआ। यह तब की बात है जब मैं जवान और सुंदर था और बेखौफ इस कब्रिस्तान में चला करता था। सनोबर भी उन भूत प्रेतों में से एक थी और उन्हीं की तरह यहाँ भटकते हुए आ गई थी। वो एक घुल थी। घुल भी एक तरह के जिन या पिशाच होते हैं जो कब्रिस्तान में रहते हैं और शवों को खाते हैं। पर सनोबर बहुत खूबसूरत थी और उस चांदनी रात ने उसे और हसीन बना दिया था। उसकी सुंदरता के आगे मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। सनोबर भी मुझसे बेहद मोहब्बत कर बैठी। उसे मेरी हिम्मत और मेरा बेखौफ अंदाज भा गया था। इसलिए फिर हमने निकाह कर लिया और उसका फल हुआ मौसीम, वो शैतान बच्चा जो मेरा बेटा है। निकाह के कुछ साल बाद ही सनोबर के घुल कबीले ने उसे बुला लिया। उन्हें सनोबर का एक आदम जात के साथ निकाह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम काफी गिड़गिड़ाए उनसे, पर वो माने नहीं और मेरी सनोबर मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। पर सनोबर के घुल कबीले ने हमारे बेटे मौसीम को नहीं अपनाया, क्योंकि वो था तो आधा इंसान ही। इसलिए मैंने ही उसे पालना शुरू किया। पर ना जाने क्या हुआ, मौसीम तेजी से बदलने लगा। वो अधिक उग्र और शैतान बनता गया और देखते ही देखते बेकाबू हो गया। उसे मैं जानवरों के मांस खिलाता था, पर फिर वो रात में खुद ही जाकर जिंदा जानवरों को मारकर खाने लगा और देखते ही देखते इंसानों को भी। मैंने सनोबर से संपर्क करने की कोशिश की और कई वर्षों बाद जब हमारा संपर्क हुआ तो उसने मुझे ऐसी बातें बताई जिसने मेरे पैरों तले जमीन ही खिसका दी। सनोबर ने मुझे बताया कि हमारा बेटा मौसीम कोई आम घुल नहीं है, बल्कि वो एक बेहद ही शक्तिशाली घुल है जो हमारे अप्राकृतिक मिलन के कारण जन्मा है। उसे काबू में रखने का एक तरीका सनोबर ने मुझे बताया था। सनोबर ने मुझे बताया कि मुझे मौसीम के गले में
7 मिश्रित धातुओं का एक गर्म दहकता हुआ छल्ला डालना होगा जो शुद्ध किया गया हो। पर शायद जब तुम्हारे इस दोस्त ने मौसीम को बाहर निकाला तो उसने वो छल्ला भी निकाल दिया होगा, जिस वजह से वो अब अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाएगा। मौसीम को अपनी पूरी ताकत हासिल करने में थोड़ा समय लगेगा और मेरे पास एक और छल्ला तैयार है, बस उसे गर्म करना होगा, जिसमें थोड़ा समय जाएगा। एक बार किसी तरह ये छल्ला उसके गले में उतर जाए, तभी हम सब बच पाएंगे। रजाक की कहानी खत्म हुई और सबका ध्यान बाहर की ओर गया। बाहर से आवाजें आनी बंद हो गई। वो लड़ाई खत्म हो गई थी। रजाक फौरन उठा और बोला, मुझे लगता है कि मौसीम ने उन तीनों को खत्म कर दिया है। ओह मेरे प्यारे बच्चे, मैं बाहर जाकर उसे रोकता हूँ, तब तक तुम लोग जाओ गैराज में। वो मकान के पीछे ही है, वहीं एक ड्रॉर में एक छल्ला रखा है और वहीं भट्टी भी है, जल्दी से जाओ। रजाक से आदेश पाकर प्रीतम और वीर गैराज की तरफ भागे और रजाक अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चला गया। गोमुख भी छुपता हुआ बाहर चला आया उनकी लड़ाई देखने। रजाक ने जैसे ही बाहर देखा तो अपने कुत्तों को शवों के रूप में देखकर वो क्रोध से चिल्ला उठा और अपना हथौड़ा ले मौसीम पर टूट पड़ा। मौसीम आसानी से रजाक की तेज कुल्हाड़ी के वार से बचता रहा। गोमुख आंखें फाड़ इस हैरत अंगेज लड़ाई को देख रहा था, पर समय हाथ से जाता जा रहा था और मौसीम रजाक पर हावी पड़ रहा था। अब मौसीम बचाव की जगह पर आक्रामक बन चुका था। उसकी तेज और भारी मुक्कों को रजाक कैसे तो सह रहा था, पर तभी मौसीम के हाथ का एक वार आया और रजाक का दाहिना हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। रजाक दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। वहीं मौसीम किसी भूखी बिल्ली की तरह रजाक के हाथ पर झपटा मारकर उसे उठा ले गया और छत पर बैठकर खाने लगा। अचानक पूरा कब्रिस्तान करकड़ाहट की ध्वनि में गूंज उठा। रजाक और गोमुख ने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया कि ये आवाजें कब्रों से आ रही थी। कब्रों में अजीब ढंग की हलचल हो रही थी। उन आवाजों को सुन रजाक खौफ भरे स्वर में गोमुख को देखते हुए बोला, ये मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। मौसीम इन्हें जिंदा कर रहा है। अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रजाक के मुंह से ये वाक्य सुनकर गौमुख फौरन भागता, पर तब तक मौसीम नीचे आ गया था और आते ही उसने गौमुख को गर्दन से पकड़ लिया। लेकिन उसी पल मौसीम को एक जोरदार झटका सा लगा और उसने गौमुख को छोड़ दिया। गौमुख को समझने में देरी नहीं लगी कि उसके गले में मौजूद माला ने ही उसकी जान बचाई। उसने वो माला उतारी और फौरन मौसीम के गले में फांसी के फंदे की तरह डालकर उसे जकड़ लिया। मौसीम अब गला फाड़कर चिल्लाए जा रहा था और तभी वीर और प्रीतम भी आ गए। वीर ने एक औजार के जरिए उस दहकते हुए छल्ले को पकड़ रखा था। उसे ले वो गौमुख की तरफ ही दौड़ रहा था कि तभी अचानक दाहिनी ओर से उनसे मुर्दों की एक सेना आ टकराई। मुर्दों की ये सेना रजाक और गौमुख तक भी पहुंच चुकी थी और उन्हें वो खाने का प्रयास कर रही थी। अपने दर्द को किसी तरह संभाले गौमुख उस माले को फिर भी थामे रखा था। वीर को तो मुर्दों ने पकड़ लिया और उसके हाथ से वो छल्ला भी गिर गया।
प्रीतम किसी तरह जैसे तैसे मुर्दों से बचते हुए वे छल्ले तक पहुंचा और उसने अपने नंगे हाथों से उस दहकते हुए छल्ले को उठा लिया। समय की कमी थी और इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। उस छल्ले ने उसकी चमड़ी जला दी थी। देखते ही देखते वो बहुत भयानक पीड़ा में था। ये पीड़ा इतनी असहनीय थी कि उसकी जी में आया कि वो अपना हाथ ही काट ले, पर अपनी हिम्मत बटोरकर वो मौसीम तक भागा चला गया। अपनी पूरी शक्ति से उसने उन मुर्दों को हटा दिया और मौसीम को वो छल्ला पहना दिया। छल्ला उसके गले में उतरते ही वो मुर्दे पलके झपकाते ही दोबारा बेजान हो गए और वहीं गिर गए। मौसीम दर्द के मारे चिल्लाता रहा और मासूम बच्चे की आवाज में सबसे गिड़गिड़ाता रहा उस छल्ले को निकलवाने के लिए, पर किसी को उस पर रहम नहीं आई। थोड़े समय बाद वो अपने आप ही मूर्छित होकर गिर गया। उसी के साथ वीर, प्रीतम और गोमुख भी। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक अस्पताल में पाया। उन्हें पता चला कि रज़ाक ही उन्हें अस्पताल लेकर आया था, ये कहकर कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। चारों के ऊपर जो केस हुए थे वे भी रफा दफा हो गए और 1 महीने में ठीक होकर सभी बाहर आ गए। बाहर आते ही चारों रज़ाक से मिलने गए। कब्रिस्तान में रज़ाक के मकान के बाहर चारों ने नए कुत्ते देखे। बच्चों को देख रज़ाक ने खुशी से उनका स्वागत किया। अंदर सोफे पर बैठते ही चारों ने सवालों की बौछार कर दी, जिस पर रज़ाक ने उत्तर दिए। मेरा एक दोस्त पुलिस में है और मैंने उसी को फ़ोन करके बुला लिया था तुम चारों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने के लिए। वो भूत प्रेतों में मानता है और उसकी पहुंच थोड़ी ऊंची थी, जिस कारण तुम सबके केस को एक्सीडेंट बना दिया गया। रही बात मौसीम की, तो मैंने उसे मार दिया। ये कहते समय रज़ाक के चेहरे पर दर्द साफ देखे जा सकते थे। रज़ाक ने बोलना जारी रखा। वो सनोबर की आखिरी निशानी थी, इसीलिए मैंने उसे अब तक जीवित रखा। पर जिस रात तुम चारों आए थे उसी रात मैंने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था, पर वो मुझे मूर्ख बनाकर भाग निकला और आगे जो हुआ वो तुम चारों को तो पता ही है। क्योंकि घुल रात के जीव होते हैं, इसलिए सूर्य के सामने वो टिक नहीं पाते। मौसीम को मारने के लिए मैंने उसे सूली से बांध दिया था सूर्य के सामने, पर क्योंकि वो एक नायाब घुल था इसलिए उसे 1 सप्ताह लगा मरने में। दुख तो बहुत हुआ मुझे, पर मुझे खुशी है कि तुम सभी ठीक हो। इसलिए अब बुरी आदतें छोड़ दो और नेकी की राह पर चलो। कब्रिस्तान की वो रात प्रीतम, प्रिंस, वीर और गोमुख को सदैव के लिए याद रहेगी। इस घटना के बाद उन्होंने शराब आदि छोड़ दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।